जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार जीके जीएस बाई प्रबल सर में। मैं प्रसून आज आप लोगों का एक बार फिर से आपके इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपको बजट पढ़ा रहा था तो मैंने सोचा कि पहले बजट का इंट्रो करते हैं। इंट्रो कर दिया मैंने। फिर अब भारत के कुछ मतलब जो बजट है 2022-23 के उसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर आपके बिहार के बजट के बारे में नेक्स्ट वीडियोज में चर्चा करेंगे। तो ये 3 पार्ट में जाएगा। तो इस तरीके से बजट का आपके पास जो जनरल नॉलेज होना चाहिए कि बजट की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने किया, कब आया, कब मिला, कब कैसे क्या हुआ, इसके बारे में। अब आज मैं पढ़ाऊंगा भारत के बजट के बारे में। भारत की बात करते हैं, जो आपका बजट 2022-23 में प्रस्तुत किया गया है उसके बारे में बात किया जाएगा। आप लोगों को पता है मेरे प्यारे साथियों कि जब भी बजट की बात करते हैं तो बजट की शुरुआती दौर की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका किसने किया था, तो उसका नाम क्या है, जेम्स विल्सन की बात करते हैं। जब 1860 में लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं, उस समय आपका वायसराय हुआ करता था, उसके कार्यकारिणी में सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया गया था। कब? 1860 में। फिर उसके बाद ये प्रचलन चलती आई और आगे मतलब मामला बढ़ता गया। और इससे रिलेटेड अगर बात करें बजट की, तो आपके संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के तौर पे यहाँ पे उल्लेखित किया गया है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और वित्तीय वर्ष की बात करें तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के समय काल को वित्तीय वर्ष के रूप में जाना जाता है। आप सभी लोगों को मैंने ये भी पढ़ाया था कि जब बजट की बात करते हैं तो पहले क्या होता था कि आपका एक बना था एकवर्ट कमेटी की बात करते हैं। जब एकवर्ट कमेटी बना तो उस समय क्या हुआ, रेल बजट को क्या कर दिया गया, आम बजट से अलग कर दिया गया था एकवर्ट कमेटी के सिफारिशों के आधार पर। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, 92 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा का अंत तो होना ही था। अंततः क्या हुआ, आप लोगों को बताया गया कि 21 सितंबर की बात करें, 19 बोल रहा हूँ, 21 सितंबर 2016 की बात करते हैं तो ये इसकी घोषणा कर दी गई कि अब रेल बजट और आम बजट को संयुक्त रूप से क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा। और उस समय की बात करें तो आपके वित्त मंत्री कौन हुआ करते थे, तो उनका नाम क्या था, अरुण जेटली साहब थे। ये मामला आगे बढ़ता गया और मेरे प्यारे साथियों वो समय भी आ गया कि 1 फरवरी 2017 की बात करें, जब मेरे प्यारे साथियों आम बजट और रेल बजट को एक साथ संयुक्त रूप से क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है जी। और सबसे पहले बात करें बजट को प्रस्तुत स्वतंत्रता बाद की बात करें किसने किया था, तो अपने प्रथम वित्त मंत्री के तौर पे देखे जाने वाले के सन्मुखम शेट्टी की बात करते हैं, उन्होंने प्रस्तुत किया था। और मैंने ये भी बताया था कि सबसे अधिक बार किसको मिला था भाई, किसको मौका मिला था, तो उनका नाम क्या था, मोरारजी देसाई की बात करते हैं। और फिर आपके बात करते हैं तो कुछ प्रधानमंत्रियों की भी बात करते हैं, जिसमें आपके जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद इंदिरा गांधी और आपके किसकी बात करते हैं, राजीव गांधी को भी मौका प्राप्त हुआ कि एक एक बार उन्होंने बजट को प्रस्तुत किया है। पेपरलेस बजट की शुरुआत कब हो गई भाई साहब, 2021-22 के बजट में। और अभी की वर्तमान वित्त मंत्री की बात करें तो आपकी निर्मला सीतारमन जी हैं, जिन्होंने 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया। और ये उनके कार्यकाल में बात करें तो चौथा बजट पेश करने का उनको ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो चलिएगा अब हम लोग थोड़ा सा केंद्रीय बजट की बात करते हैं, 2022-23 के बारे में थोड़ा समझते हैं, इनमें क्या क्या मिला। तो सबसे पहले आपकी बात करें, इसको याद रखिएगा, पीएम गति शक्ति योजना की बात करते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। विश्व स्तरीय आधुनिक बुनियादी ढांचे के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान बनाने की बात की जा रही है, किसके चलते, तो पीएम गति शक्ति के चलते मेरे प्यारे साथियों। ये आपकी एक क्या है, पहल है। तो 2022-23 में 25,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरा करना है। पहला लक्ष्य क्या रखा गया है भाई साहब, तो 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग को क्या करना है, पूरा करना है। यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म बनाने की बात की जा रही है। ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक की बात यहाँ पे की जा रही है। फिर यहाँ पे आगे बात करें, डाक और रेल नेटवर्क का क्या करना है, एकीकरण करना है। क्या करने की बात करी जा रही है, डाक और रेल नेटवर्क के एकीकरण की बात यहाँ पे सामने आ रही है। एक स्टेशन एक उत्पाद की बात यहाँ पे सामने आ रही है। 400 नई पीढ़ी के वंदे भारत ट्रेन की बात करें, 400 नई पीढ़ी के वंदे भारत ट्रेन के चलाने की बात यहाँ पे की जा रही है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, विश्व स्तरीय आधुनिक बुनियादी ढांचे के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान में शामिल किया गया है। इस पहले पॉइंट को मैंने बता दिया। फिर डाक और रेल सेवाओं के रेल नेटवर्क के एकीकरण की बात, एक स्टेशन एक उत्पादक की बात,
और 400 नई पीढ़ी के वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात कही जा रही है। शहरी परिवहन और रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टी मोडल क्या है भाई साहब, कनेक्टिविटी की बात की जा रही है मेरे प्यारे साथियों, इसको आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रीय रोपवेज विकास योजना की बात की जा रही है। फिर आपके बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए क्षमता निर्माण की बात की जा रही है। ये आपके पीएम गति शक्ति प्लान के अंतर्गत इसको हम लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग समझ सकते हैं। अब आइएगा दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या है भाई साहब, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण की बात करते हैं। ठीक है जी, इससे संबंधित आपकी बातों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो आपको पता है कि वैश्विक महामारी के बावजूद आपकी बात करते हैं तो इसमें उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। किसमें भाई साहब, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण की बात करते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 163 लाख किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्या किया जाएगा, भुगतान की बात करते हैं। ठीक है जी, तो 163 लाख किसानों को क्या किया जाएगा, 2.37 लाख करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किया जाएगा। ये किसके अंतर्गत, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण। रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को क्या दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा। फसल कटाई के बाद मोटे अनाज से बने उत्पादों के मूल्यवर्धन, उपभोग एवं ब्रांडिंग को क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा, इसको बढ़ाया जाएगा। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। पीपीपी मोड में किसानों को डिजिटल एवं हाईटेक सेवाओं की डिलीवरी की जाएगी। पीपीपी मोड की बात करते हैं तो इसमें आपको किसानों को डिजिटली आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा एवं हाईटेक सेवाओं की आपकी डिलीवरी की जाएगी। किसानों की सहायता के लिए किसान ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। किसानों की सहायता के लिए किसान ड्रोन का उपयोग किया जाएगा, ऐसा बजट 2022-23 में बात बताई जा रही है। ठीक है जी, अब ये कितना जमीनी स्तर पे काम कर पाएगा ये बोलना तो मुश्किल हो जाएगा भाई साहब। ठीक है जी, अगर बात करें तो कृषि स्टार्टअप के वित्त पोषण के लिए विशेष पूंजी के साथ फंड की भी क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण पर इस बजट में जोर देने की बात कही गई है, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों भारत एक आपका कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ के किसानों के लिए अगर कुछ नहीं सोचा गया तो बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी होगी। अब बात कर रहे हैं कि 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना की बात करते हैं। ठीक है जी, केन बेतवा लिंक परियोजना से क्या होगा भाई साहब, आपके खेतों में पानी चला जाएगा, तो पानी जाएगा तो उत्पादन सही होगा फसल का। तो इसको लेकर केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत की बात की जा रही है और 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए। ठीक है जी, 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए आपके केन बेतवा लिंक परियोजना की बात की जा रही है। इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लेंगे। चलिएगा भाई साहब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब आपकी बात करते हैं, अगर बात करते हैं इसको आप लोग थोड़ा सा समझिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल की बात करते हैं, जिसका नाम क्या है भाई साहब, उस पहल का नाम क्या है, पीएम डिवाइन की बात करते हैं। तो पीएम गति शक्ति के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो बुनियादी ढांचा एवं सामाजिक विकास परियोजनाओं को वित्त पोषण की बात करते हैं। ठीक है जी, आरंभिक आवंटन की बात करते हैं तो कितने का, 1500 करोड़ रुपए की बात की जाती है। और इसका उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे साथियों, तो युवाओं एवं महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों की बात करते हैं। इसको याद रखिएगा। विभिन्न क्षेत्रों में अंतराल को क्या करना है, पाटना है। तो विभिन्न क्षेत्रों में जो अंतराल हो गया उसको गैप को क्या करना है, भरना है। इसके लिए मेरे प्यारे साथियों इस योजना की बात कही जा रही है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है जी, अब अगर बात करें, अब हम लोग स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा समझते हैं मेरे प्यारे साथियों। किसके बारे में समझते हैं, स्वास्थ्य के बारे में। इसके बार के बजट में हमको क्या मिला है देखते हैं। तो स्वास्थ्य के बारे में बात किया जाए तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य परिवेश तैयार होगा। राष्ट्रीय आपका डिजिटल स्वास्थ्य परिवेश तैयार होगा भाई साहब। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। और स्वास्थ्य की बात करें तो इसका विज्ञान से संबंध है, तो 28 फरवरी को आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है जी, आज जल ही जीवन है तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, जल दिवस मनाया जाता है। आज जल किस पे, तो पृथ्वी पे। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस, तो 22 अप्रैल को। और पृथ्वी है तो मेरे प्यारे साथियों विविधता में एकता यानी कि जैव विविधता, और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। तो याद रखिएगा। तो स्वास्थ्य के बारे में बात किया जाए तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य परिवेश तैयार होगा। क्वालिटी काउंसलिंग के लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू होगा। कौन सा प्रोग्राम शुरू होगा, तो क्वालिटी काउंसलिंग के लिए आपकी नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की क्या होगी, शुरुआत होगी। किसकी भाई साहब,
नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी। किसके लिए? तो आपके क्वालिटी काउंसलिंग के लिए। इसको आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एकीकृत ढांचा की बात करते हैं तो मिशन शक्ति की बात करें या मिशन वात्सल्य की बात करें। ये अब पूछा जाता है कि मिशन शक्ति कौन से आपके सेक्टर से संबंधित है, तो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। मिशन वात्सल्य की बात करें तो ये स्वास्थ्य विभाग से। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 शुरू किया जाएगा। ये सारी आपकी क्या मिशन की बात करते हैं, योजनाओं की बात करते हैं, या आपकी पहल की बात करें, या आपके प्रोग्राम की बात करें, शुरू की जाएगी। मिशन शक्ति की बात करें, मिशन वात्सल्य की बात करें, सक्षम आंगनबाड़ी की बात करें या पोषण 2.0 शुरू किया जाएगा। 2 लाख आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ी में अपग्रेड किया जाएगा। 2 लाख जो आंगनबाड़ी है उनको सक्षम आंगनबाड़ी में अपग्रेड करने की बात कही जा रही है मेरे प्यारे साथियों। तो इस स्वास्थ्य से संबंधित आपके बजट को लेकर आपकी क्या थी बातें थी, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब शिक्षा की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो शिक्षा के लिए आपका क्या है बजट में, थोड़ा सा देखते हैं। क्या है भाई साहब? सार्वभौम शिक्षा के साथ डिजिटल विश्वविद्यालय की बात की जा रही है। गुणवत्तापूर्ण कौशल के साथ स्मार्ट इंडिया का निर्माण करने पे जोर देने की बात कही जा रही है। तो सार्वभौम शिक्षा के साथ डिजिटल विश्वविद्यालय के यहाँ पे बात कही जा रही है बजट 2022-23 में। डिजिटल शिक्षकों के जरिए उच्च गुणवत्ता वाली ई सामग्री आपको देने की बात की जा रही है। किसके द्वारा? डिजिटल शिक्षकों के द्वारा गुणवत्तापूर्ण आपके ई सामग्री देने की बात की जा रही है। ठीक है जी। ड्रोन एज और सर्विस के लिए ड्रोन शक्ति की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। ठीक है जी। ये आपका क्या है? एक प्रकार का स्टार्टअप है। देश स्टैक ई पोर्टल की शुरुआत। अब कौन सा भाई साहब? देश स्टैक ई पोर्टल की शुरुआत की जा रही है। कौशल एवं आजीविका के लिए डिजिटल परिवेश है। किसके लिए भाई साहब? कौशल एवं आजीविका के लिए आपका एक डिजिटल परिवेश तैयार करने के बारे बात आ रही है। और इसके लिए आपका एक पोर्टल बनाया गया। उस पोर्टल का नाम क्या है? देश स्टैक ई पोर्टल की बात करते हैं। 1 क्लास 1 टीवी की बात करते हैं। चैनल कार्यक्रम का 12 से 200 टीवी चैनलों तक विस्तार होगा। 1 क्लास 1 टीवी की बात करते हैं तो इसका विस्तार मेरे प्यारे साथियों, चैनल कार्यक्रम का विस्तार 12 से लेके मेरे प्यारे साथियों 200 टीवी चैनलों तक इसको विस्तारित किया जाएगा। गणित एवं विज्ञान में 750 वर्चुअल आपके लैब खोलने की बात की जा रही है। ठीक है जी। गणित और विज्ञान में 750 वर्चुअल लैब खोलने की बात यहाँ पे की जा रही है। इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लेंगे। अब क्या बोल रहे हैं? लास्ट पॉइंट देखिएगा। उपयुक्त शैक्षणिक माहौल के लिए 75 कौशल ई प्रयोगशालाएं मेरे प्यारे साथियों स्थापित करने की बात यहाँ पे की जा रही है। इसके लिए उपयुक्त शैक्षणिक माहौल के लिए, जो आपके शैक्षणिक माहौल को बनाना है, उसके लिए आपके 75 कौशल ई प्रयोगशाला की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये आपके शिक्षा से संबंधित आपके बजट से रिलेटेड कुछ बातें थी जिसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। ठीक है जी। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब आइए केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी की बात करते हैं। इसको थोड़ा सा समझिए। क्या बोले? भारतीय रिजर्व बैंक ब्लॉकचेन तथा अन्य टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए डिजिटल रूपी लगाएगा। ठीक है जी। इसको आप लोग समझिएगा। किसका प्रयोग करके? ब्लॉकचेन तथा अन्य टेक्नोलॉजी का उपयोग करके डिजिटल रूपी लगाएगा। इसको आप लोग समझिएगा। इससे अधिक प्रभावी और सस्ती करेंसी प्रबंधन प्रणाली बनेगी। इससे क्या बनेगी भाई साहब? अधिक प्रभावी और सस्ती करेंसी प्रबंधन प्रणाली का निर्माण होगा। इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की बात करते हैं, ब्लॉकचेन तथा अन्य टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए डिजिटल रूपी लाएगी। डिजिटल रुपया लाने की बात की जा रही है। और इससे क्या होगा भाई साहब? अधिक प्रभावी और सस्ती करेंसी प्रबंधन प्रणाली बनेगी। और इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी क्या मिलेगा? आपको बढ़ावा मिलेगा। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है जी। अब आइए मेरे प्यारे साथियों, अब क्या है? कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था की दिशा में संक्रमण की बात करते हैं। इससे रिलेटेड आपकी बातों की चर्चा करते हैं। तो क्या बता रहा है? उच्च प्रभावी मॉड्यूलों के विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन हेतु क्या है? उच्च प्रभावी मॉड्यूलों के विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन हेतु 19,500 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव देखा जा रहा है, रखा गया है। चाहे जो भी है, इसको याद रखिएगा। ठीक है जी। नए व्यवसाय और रोजगारों में उत्पादकता एवं औसत सृजित करने के लिए
वृत्ताकार अर्थव्यवस्था का संक्रमण यहाँ पे देखने को मिल रहा है। किसके में बात किया जा रहा है इसका, तो बजट आपके 2022-23। थर्मल पावर संयंत्रों में से 5 से 7% बायोमास प्लेट को जलाने का प्रस्ताव यहाँ पे देखा जा रहा है। किसमें भाई साहब, थर्मल पावर संयंत्रों में से 5 से 7% बायोमास प्लेट की बात करें, पेलेट की बात करें, वो जलाने का आपका प्रस्ताव रखा गया है। और 38 MMT कार्बन डाइऑक्साइड की कमी का अनुमान है। किसकी भाई साहब, तो 38 MMT की बात करते हैं, इसको याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की कमी का अनुमान लगाया जा रहा है, इसके बारे में बात की जा रही है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान दे लेंगे, ठीक है। डाटा बेस्ड चीजें हैं, इसको बार बार पढ़िएगा तो आपको चीजें समझ आएगी ही आएगी, ठीक है जी। कोल गैसीकरण तथा कोयले को रसायन में बदलने के लिए, कोल गैसीकरण या कोयले की बात करते हैं, रसायन में बदलने के लिए 4 प्रमुख परियोजनाएं भी आपकी लाई जाएगी। कौन सी भाई साहब, 4 प्रमुख परियोजनाएं लाने की भी बात यहाँ पे की जा रही है, इसको आप लोग याद रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, इसके बारे में थोड़ा सा और समझिए। अब क्या बोला, उत्पादकता में सुधार एवं निवेश की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, आईटी ब्रिज के जरिए केंद्र एवं राज्य स्तरीय प्रणालियों का एकीकरण किया जाएगा। किसके जरिए भाई साहब, आईटी ब्रिज के जरिए आपका केंद्र एवं राज्य स्तरीय प्रणालियों का एकीकरण किया जाएगा, इसको याद रखिएगा। फिर कंपनियों की अगर बात करें, कंपनियों को स्वैच्छिक तौर पर बंद करने की सुविधा के लिए सी पेस की स्थापना करते हैं, ठीक है। सी पेस की स्थापना की बात कही जा रही है, यानी कि कंपनियों को स्वैच्छिक तौर पर बंद करने की सुविधा के लिए सी पेस की स्थापना की बात की जा रही है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लेंगे। अगला पॉइंट क्या है, भू अभिलेखों के आईटी आधारित प्रबंधन के लिए यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर लाने की बात कही जा रही है, इसको आप लोग याद रखिएगा। किसके, भू अभिलेखों के आईटी आधारित प्रबंधन के लिए यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर की बात यहाँ पे की जा रही है। सरकारी खरीद में सिक्योरिटी बॉन्ड का उपयोग एंड टू एंड ई बिल सिस्टम के माध्यम से करने की बात की जा रही है। एवीसीजी को बढ़ावा देने के लिए टास्क फोर्स को क्या किया गया है, गठित किया गया है, इसको आप लोग याद, गठित करने की बात की जा रही है इस बजट में। 5G को PLI योजना का समर्थन देने की बात की जा रही है। उद्योग, स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए रक्षा RD की बात करते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। और वर्ष 2022-23 में घरेलू उद्योग से रक्षा क्षेत्र के लिए कितना 68% आपके पूंजीगत क्रय बजट की बात की जा रही है। इसमें कुछ आपकी बातें हैं जिसको याद रखिएगा, और ये आपकी क्या है, कार्यक्रम है, इसको याद रखिएगा। विश्वास आधारित शासन, कारोबारी सुगमता 2.0 की बात करते हैं। तो उत्पादकता में सुधार एवं निवेश से संबंधित आपकी बातें इसमें बताई गई है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा, ठीक है जी। तो ये आपकी कुछ बातें थी जो कि आपके बजट 2022-23 से रिलेटेड थी, जिसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, समझाने की एक छोटी सी कोशिश है। बाकी आपको जैसा लगे आप जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।